सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु पारिक। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के 8वें अध्याय, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा और जिसका शीर्षक है यथा समय रोचते विश्वम, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय। यथा समय रोचते विश्वम नामक निबंध शर्मा जी के विराम चिन्ह संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसके कवि कर्म के उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया गया है। यानी कि एक कवि है, उसका क्या कर्म होता है। जैसे प्रजापति यानी ब्रह्मा जी इस सृष्टि के जन्मदाता माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। वैसे ही एक कवि जो है, एक लेखक जो है, उसका भी क्या कर्म है तो उसे उसके प्रति सचेत किया गया है। लेखक के अनुसार साहित्य जहाँ एक और मनुष्य को शांति देता है, वहीं उसे आगे बढ़ने के लिए भी क्या करता है बच्चों, प्रेरित करता है। तो अध्ययन करते हैं हम। यथा समय रोचते विश्वम। प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत ठीक लिखा है। यथा समय रोचते विश्वम तदेदम परिवर्तते। कवि को जैसे रुचता है वैसे ही संसार को बदल देता है। इसका अर्थ क्या है? यथा समय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, यानी कवि को जैसे रुचता है, जैसा अच्छा लगता है, वैसे ही वो संसार को क्या कर देता है, बदल देता है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना तो होता ही है, साथ ही वह प्रजापति का दर्जा भी न पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है, उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे और अफलातून ने असार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा था। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा था कि उसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। और जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, तब नारद ने पहले यही कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव ये तवया कीर्तिता गुणा। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित न किया था, वर्ण प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। यानी कि देखो बच्चों, इसमें लेखक हमें क्या बता रहा है कि भी साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। यानी साहित्य के माध्यम से हम समाज के में जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, वो सब हम उस समाज में हम देख सकते हैं। तो इसके उदाहरण लेखक ने क्या दिए कि जैसे जो यूनानी विद्वान हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो ये कहते थे कि मतलब जो कला है वो क्या है, जीवन की नकल है। यानी हमारा जो जीवन हमने जैसे जिया है उसकी नकल पर कवियों ने, लेखकों ने क्या कर दिया है, नाटकों का, पद्यों का, कविताओं का निर्माण कर दिया है। लेकिन अरस्तु जब आए तो अरस्तु ने कहा कि नहीं, ये तो क्या है, उस जीवन से, यानी मनुष्य वैसा होता नहीं है, लेकिन उसको और भी बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ऐसे ही जब वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी तो रामायण में वाल्मीकि ने क्या लिख दिया, राम को क्या बना दिया था, राम को एक आम पुरुष और एक पुरुषोत्तम, यानी दोनों की संज्ञा दे दी थी उन्होंने। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि कवि या लेखक जो होता है ना, वो जैसा रास्ता हमें दिखाता है हम उस रास्ते पर ही चलने लग जाते हैं। यानी वाल्मीकि ने जैसा रूप हमारे सामने राम का प्रस्तुत किया, राम हमारे दिमाग में क्या हो गए, उससे भी बढ़ चढ़कर हो गए। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती, हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। जिन रेखाओं रंगों से कवि चित्र बनाता है वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे होते हैं, और चमकीले रंग और सुगर रूप ही नहीं, चित्र के पार्श्व भाग में काली रेखाएं भी वह यथार्थ जीवन से ही लेता है। कि जैसे जो भी लेखक है, जो भी कवि है,
जब वो कोई रचना का निर्माण करता है तो वो कैसे करता है? कोई यूं तो है नहीं कि भी रचना अपने आप प्रकट हो जाएगी, नहीं, वो रचना अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के परिवेश से, यानी उस पर क्या होता है, उन सब बातों का बच्चों प्रभाव पड़ता है। कवि जो भी लिखता है उस समय के, जैसे अब देखो हम पढ़ते हैं अभी भारतेंदु युग को हम पढ़ते हैं, तो भारतेंदु युग जब हम पढ़ते हैं तो उस समय का क्या कि उसकी कविताएं किस प्रकार की हैं, देशभक्ति की हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद, यानी हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? हमारी कविताओं पर। तो इसलिए कविता या लेखन जो भी काम होता है उस पर उस समय की समाज की, उसकी परिस्थितियों की, उस समय का पूरा प्रभाव उस पर दिखाई देता है। राम के साथ वह रावण का चित्र न देख खींचे तो गुणवान, वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़वृत्त, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रिय दर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाए और वास्तव में उसके गुणों के प्रकाशित होने का अवसर ही न आए। भी खाली हम राम ही राम को पढ़ते रहेंगे तो राम के गुणों का हमें पता कैसे लगेगा कि वो शक्तिशाली थे, दयावान थे, किस प्रकार के थे, यानी जैसे उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, फिर रावण को मारा, तो ये सब चीज़ें, ये सारे पात्र जब उनके आसपास आएंगे तभी हमें क्या पता लगेगा? राम के गुणों का वास्तविक रूप से पता लगेगा। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है। वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचता है, जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। यानी कवि जब लिखता है तो खाली यही नहीं लिखता है कि ये समाज में ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन वो ये चीज़ें भी लिखता है कि क्या तो उसे अच्छा लग रहा है और क्या उसे अच्छा लगना चाहिए। उसके चित्र के चमकीले रंग और पाषाण भूमि की गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। इसलिए कवि को किसकी उपमा दे दी है? प्रजापति की। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई हैं। इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वह उसमें आशा का स्वर, यानी कि खाली वो सुख और दुख की बातें नहीं करता है, भी ये मेरे को सुख है, ये दुख है, ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बल्कि उसकी बातों से हमें क्या होती है? आशा भी होती है कि ऐसा हमारे जीवन में होगा, वो हमारे लिए प्रेरणा भी बनती है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित भी करता है। यानी कि कोई थका हुआ मनुष्य है, जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि हम बहुत मतलब मानसिक तौर से भी हम थक गए हैं, यदि हम अच्छी सी कविता पढ़ते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अच्छा काव्य पढ़ लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो लेखक कहता है कि साहित्य जो होता है वो खाली मन को शांति नहीं देता है, बल्कि वो हमें प्रेरणा भी प्रदान करता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत ही न पड़ती। यानी अगर जैसे कवि सोचता है भी हमारे समाज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा ही अगर हो जाता तो फिर तो वो प्रजापति बनता ही नहीं। उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही है। मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। कवि जब विधाता पर साहित्य रचता है तब उसे भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लाता है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो राम तो भगवान थे, विष्णु का अवतार माने जाते हैं, लेकिन उन राम को भी कहाँ उतार दिया था? धरती पर, यानी एक साधारण मनुष्य बनाकर साहित्य की रचना हुई। इन मानव संबंधों की दीवार से ही हेलमेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे, शिकंजे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो उठता है। वह समाज के लिए दृष्टा और नियामक के महान विहग से शुद्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंब रहकर उसे समेटने, संगठित करने और उसे परिवर्तित करने का अजेय अस्त्र बन जाता है। तो देखो बच्चों, लेखक हमें कह रहा है कि साहित्य जो होता है वो खाली ये नहीं है भी कोई गीत गा दिया, कोई कविता गा दी या कोई नाटक लिख दिया, कोई निबंध लिख दिया, नहीं, बल्कि वो हमारे जीवन का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। और उससे हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अपने जीवन की रूपरेखा बनानी है। 15वीं-16वीं सदी में हिंदी साहित्य में यही भूमिका पूरी की थी। सामंती पिंजड़े में बंद मानव जीवन की सुक्ति के लिए
उसने वर्ण और धर्म के शिकंजों पर प्रहार किए थे। कश्मीरी लल धद, पंजाबी नानक, हिंदी सूर तुलसी मीरा कबीर, बंगाली चंडीदास, तमिल तिरुवल्लुर आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव संबंधों के पिंजड़े को झकझोर दिया था। तो देखो बच्चों, अभी हमें उदाहरण देकर किसके समझाया जा रहा है? सूर तुलसी मीरा ये सब क्या थे? इन्होंने क्या किया था? समाज के अंधविश्वास कुरीतियों पर प्रहार किया था, इन्होंने इन सब का विरोध किया था। तो ये क्या थे? सारे साहित्यकार थे। तो इन्होंने क्या लिखा? साहित्य लिखा। और इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी, जैसे कबीर ने दोहे लिखे, मीरा ने पद लिखे, इनके माध्यम से इन्होंने क्या किया? समाज को जागृत करने का प्रयास किया था। इन गायकों के वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा, उसे आशा दी, उसे संगठित किया और जहाँ तहाँ जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करने के लिए आमंत्रित भी किया। जैसे कबीर ने क्या किया था? हिंदू मुसलमानों के जातिवाद का विरोध किया, अंधविश्वासों का खंडन किया। मीरा ने क्या किया? मीरा ने मतलब एक नारी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने कृष्ण की आराधना यानी लोक लाज छोड़ दी उसने, और मंदिरों में जाकर साधु संतों के साथ बैठने लग गई। तो इस प्रकार से उसने उन समाज की बुराइयों का क्या किया था? खंडन किया था। तो ये सब इन लोगों ने क्या किया? हमारे समाज को बदलने के लिए, व्यक्तियों लोगों को आगे बढ़ने के प्रेरित करने के लिए किया। 17वीं और 20वीं सदी में बंगाली रविंद्रनाथ, हिंदी भारतेंदु, तेलुगु वीरेशलिंगम, तमिल भारती, मलयाली वल्तोल आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिंजड़े पर फिर प्रहार किया। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं, भारतेंदु युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग पढ़ते हैं, तो उस समय क्या होता है? सब कवियों ने क्या किया था? अंग्रेजों का विरोध किया। किसके माध्यम से? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। एक बार फिर उन्होंने भारत की दुखी प्राचीन जनता को बटोरा, उसे संगठित किया, उसकी मनोवृत्ति बदली और उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया। साथ में तो उन्होंने उनका विरोध किया और साथ में जनता में क्या किया? एक संगठन की भावना पैदा की थी, उन्हें उत्साहित किया था कि संगठित हो जाओ ताकि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। साहित्य का पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनता। वह मनुष्य को भाग्य के आश्रय बैठने और पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता। इस तरह की प्रेरणा देने वालों के वह पंख कतर देता है। वह कायरों और प्राभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें भी समरभूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। और ऐसा ही यानी कि वो क्या करता है? मतलब व्यक्ति को क्या करता है? साहित्य प्रेरित करता है। कहा भी है, क्लीबानाम धाष्ट्रीय जननम उत्साह शूरम अनिनम। तो भरत मुनि ने क्या कहा है कि भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की गौरवशाली परंपरा है। इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृति, काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार। अभी भी मानव संबंधों के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग बंदी है, यानी मानवीय जो संबंध हैं उनमें क्या है? भारतीय जीवन कैसा है? पक्षी के जैसा बंदी है। यानी अभी भी जो हमारे भारतीय समाज है वो क्या है? समाज के उन क्या है? समाज के जो नियम बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं, उनमें क्या है? वो बंधा हुआ है। जैसे एक पक्षी पिंजरे में बंद होता है, वैसे ही हमारा समाज भी अभी भी क्या है? बंद है। मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजरे की तीलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तीलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेकर और साहित्यकार होने का दंभ करके मानव मुक्ति के गीत गाकर भारतीय जन को प्राधीनता और पराभव का पाठ पढ़ाते हैं। ये दृष्टा नहीं है, इनकी आंखें अतीत की ओर हैं। ये सृष्टा नहीं है, इनके दर्पण में इन्हीं की अहमवादी विकृतियां दिखाई देती हैं। तो लेखक देखो बच्चों, इसके माध्यम से हमें क्या कह रहा है कि एक कवि या एक साहित्यकार जो भी है उसे सृष्टा भी होना चाहिए और दृष्टा भी होना चाहिए। सृष्टा का मतलब है निर्माण करने वाला और दृष्टा का मतलब है भविष्य को जानने वाला। यानी उसमें दोनों गुण जब होंगे साहित्यकार में, तभी वो साहित्यकार क्या करेगा? समाज की उन्नति कर सकेगा। लेकिन इस देश की धरती से प्यार है, इस धरती पर बसने वालों से स्नेह है, जो साहित्य की युगांतकारी भूमिका समझते हैं वे आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज के साहित्यकार को भी कैसा बनना पड़ेगा? उन हमारे सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, भारतेंदु, रविंद्रनाथ उनके जैसा ही आज भी बनना पड़ेगा। उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है।
इसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। उनकी रुचि जनता की रुचि से मेल खाती है और कवि उसे बताता है कि इस विश्व को किसी दिशा में परिवर्तित करना है। यानी एक कवि है वो मनुष्य को बताता है, सिखाता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। वह ऐसा नकलची बन जाता है जिसकी अपनी कोई असलियत न हो। यानी जिस कवि को प्रजापति की बच्चों यानी ब्रह्मा की उपाधि मिली हुई है, वो आज क्या है, दूसरों की नकल करता है, किसी की कविता चुरा लेता है, किसी की, यानी ऐसे काम कवि या साहित्यकार को शोभा नहीं देते, बल्कि उसे अपने पद यानी उस प्रजापति के की जो उसे उपाधि मिली है उसको सही साबित करने की आवश्यकता आ गई है। कवि का व्यक्तित्व तो पूरे वेग से तभी निखरता है जब वह समर्थ रूप से परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ता है। इसी परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। तो लेखक कहते हैं कि आज भी ऐसे साहित्यकारों की आवश्यकता है जो उन प्राचीन साहित्यकारों की तरह जनता के पथ प्रदर्शक हों, जनता के लिए के दृष्टा और सृष्टा दोनों का की भूमिका को निर्माण करे। तभी हमारा हिंदी साहित्य क्या होगा, समृद्ध होगा और देश विकसित होगा। धन्यवाद।